नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि एमओ क्लासेज में आपको स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए घटनाचक्र पूर्वावलोकन लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपके इसमें राज्य व्यवस्था कंप्लीट करा रहा हूं। अब तक हम इसके 3 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हम लोग संविधान के विकास और देखा था, उसके बाद अनुसूचियां लास्ट टाइम में देखा था। अब आज का हमारा चर्चा का विषय उद्देश्य क्या। पहले समझते हैं दोस्तों उद्देश्य क्या, जिसको हम इंग्लिश में प्रीएम्बल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रीएम्बल। आखिर ये होता क्या है? उद्देश्य का मतलब ये होता है दोस्तों कि सिंपल कॉन्सेप्ट समझते हैं। उद्देश्य का मतलब क्या होता है कि हमें जो काम करना है उसका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। जैसे हम सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सबका अपना उद्देश्य है क्या? जॉब पाना। सबका अपना क्या है उद्देश्य? जॉब पाना। वैसे ही जो प्रीएम्बल लिखा गया है, मतलब जो संविधान लिखा गया, उसका भी उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है, उसी को क्या कहा गया है? उद्देश्य क्या कहा गया। आखिर उद्देश्य का पहली बार लिखा कहाँ गया? ध्यान दीजिएगा, यूएसए जो है यानी अमेरिका जो संविधान है, उसके संविधान में पहली बार उद्देश्य का लिखा गया और वहीं से प्रेरित है। जो भारतीय संविधान है, भारत के संविधान में जो उद्देश्य का लिखा गया है, वहीं से प्रेरित है। और चूंकि विचार हमने वहां से लिया है और भाषा कहां से लिया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, यह है आखिर विचार कहां से लिया गया। जब प्रश्न पूछा जाए कहां से, आपका यूएसए से है। और आपकी भाषा कहां से ली गई दोस्तों? इसकी ऑस्ट्रेलिया से। अब देखते हैं उद्देश्य के बारे में आखिर दिया क्या गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, आपको पता है 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा का, हम लोग पढ़ चुके हैं। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए थे दोस्तों? क्या होने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अब हुआ क्या था, फिर उसके बाद 11 दिसंबर को बैठक होती है। 11 दिसंबर में अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जब 11 दिसंबर को प्रस्तुत हो जाता है, मतलब अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, तो उसके बाद नेहरू जी क्या करते हैं, हमारे जो संविधान बनेगा उसका उद्देश्य क्या होगा, इसको प्रस्तुत करते हैं। ठीक दोस्तों, ठीक। चलते हैं, क्या है, कब पेश करता है? 13 दिसंबर 1946 में। और ये पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947 में उद्देशिका को प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत मतलब ये होगा, स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई साहब, हमारे संविधान में क्या होना चाहिए? उद्देशिका होनी चाहिए। ये तो लिखी गई बात थी। अब हुआ क्या था, एक संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईयर के, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन या छोटा संविधान संशोधन कहते हैं। इसमें क्या हुए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया। आखिर जिसका मेन उद्देश्य ये था कि हमें समाजवादी लक्ष्य को पूरा करना है, समाज में किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करना है। पंथ निरपेक्षता मतलब ये होता है दोस्तों कि हम किसी भी धर्म को, राज्य जो होगा, स्टेट जो होगा, उसका कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं। पर्टिकुलर धर्म मतलब ये नहीं होगा, जैसे मान लो कुछ इस्लामिक कंट्री होती है, कुछ धर्म के आधारित जो कंट्रियां होती हैं, उस आधार पर हम किसी, हमारा कंट्री नहीं है। हमारा जो कंट्री है सभी धर्मों को समभाव से लेकर चलेगा। ठीक दोस्तों। अखंडता का मतलब ये होगा, ये शब्द जो लिखा गया है इसका मतलब ये हो गया, हम भारत को एकता की तरफ बढ़ाएंगे और उसके विभिन्न अंगों को जोड़े रखेंगे। ठीक दोस्तों, भारत की संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण बहुमत संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। क्या क्या किया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है दोस्तों? ऐसी शासन प्रणाली जिसमें किसी देश का कोई बाह्य हस्तक्षेप ना हो। यानी मान लीजिए भारत है, अब भारत मान लो मोदी जी को रूस जाना हो, क्या रूस जाना हो, पुतिन साहब से हाथ मिलाना हो, अब ऐसा नहीं करेगा मोदी जैसे नहीं कि अमेरिका से भाई साहब ट्रम्प से कहें भाई साहब करिए, हमें अनुमति दे दीजिए, हम जाए घूमने। ऐसा नहीं, भारत को जो राष्ट्राध्यक्ष होगा या भारत जो होगा अपना निर्णय स्वयं लेगा, किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। समाजवादी मतलब ये होता है हम समाज के सभी वर्गों के उत्थान की बात करेंगे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। सिंपल से मतलब ये, जो संसाधन होगा, समाजवाद का सिंपल मतलब जो संसाधन होते हैं समाज के, उससे सभी का स्वामित्व होगा। ठीक दोस्तों। पंथ निरपेक्ष भी मैंने समझा दिया। लोकतंत्रात्मक का मतलब ये होता है दोस्तों जहां पर शासन प्रणाली जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों के द्वारा
किया जाता हो। जैसे लोकसभा विधानसभा जो चुनाव होता है कौन करता है? जनता ही करती है। गणराज्य, गणराज्य का मतलब ये होता है, दोस्तों समझाता हूं। जैसे मैं एक दिन समझाया था आपको, दो चीज होता है, एक होता है हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट, और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। एक होता है हेड ऑफ स्टेट, एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल स्टूडेंट अच्छे समझ रहे होंगे, यानी एक होता है जो राज्य का प्रमुख होता है, दूसरा होता है जो सरकार का प्रमुख होता है। जो राज्य का प्रमुख होता है उसे कहा जाता है राष्ट्रपति। भारत में, भारत में क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति कहा जाता है, राष्ट्रपति कहा जाता है। अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहां राजा होता है। जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है कौन होता है? पीएम होता है। होता क्या है, यदि यदि हेड ऑफ स्टेट, यदि हेड ऑफ स्टेट का चुनाव जनता के द्वारा हो, किसके? उसकी जनता के द्वारा, किससे? डायरेक्टली चुने या इनडायरेक्टली चुने इसकी बात नहीं, लेकिन जनता के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाते हो, हर 5 साल में परिवर्तित होता हो, उसे क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं, रिपब्लिक कहा जाता है। और जहां पर ऐसा नहीं होता वहां पे गणराज्य नहीं। जैसे हम ब्रिटेन, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो राजा का शासन है और राजा कभी परिवर्तित नहीं होता। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। उद्देश्य क्या? अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, कौन कौन से न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसका क्या मतलब है दोस्तों? सामाजिक न्याय का मतलब ये होगा समाज में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। आर्थिक न्याय का मतलब ये है दोस्तों, अगर कोई आर्थिक वर्ग से पीड़ित है, समस्या का शिकार है, सरकार उसको क्या करेगी? अवसर देगी, सुविधाएं प्रदान करेगी। और राजनीतिक न्याय का मतलब ये हो गया दोस्तों, राजनीतिक न्याय का मतलब ये होता है जो शासन प्रणाली है उसमें चुनाव वोट देना, मतदान करना, उसमें भाग लेना या फिर लड़ना, ये जो राइट्स होते हैं राजनीतिक राजनीतिक न्याय होते हैं, इसको प्रदान करता है कौन? उद्देश्य का। फिर कहता है उद्देश्य क्या? संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक होता है। यानी विधिक निर्वाचन का मतलब ये हो गया कि जो मान लीजिए कभी कभी कोई विवाद हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, आखिर ये संविधान का ये लक्ष्य है कि नहीं है, किसी कोई केस आ जाता है, उसमें उद्देश्य से देखा जाता है। कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में खुद कहा है कि जो उद्देश्य है पूरे संविधान का दर्शन है। दर्शन है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है हमें इस अनुच्छेद को क्यों लिखा गया है, इसका क्या उद्देश्य रहा होगा, इसको हम पता करके उद्देश्य का कोई पढ़ के पा सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ कि मान ली कोई समस्या होती कि ये होना चाहिए संविधान में, ये नहीं होना चाहिए, सही है या गलत है, अगर इसका पता लगाना हो तो हम उद्देशिका को पढ़ लें तो हमें उसका आंसर पता चल जाएगा। इसलिए क्या विधिक निर्वाचन में क्या होता है? सहायक होता है। अगला क्या है? सर अल्लादे या कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व। स्वप्न मतलब हम ऐसे जो लक्ष्य ने हमने टारगेट किया है वो टारगेट करने की बात की गई। विचार का मतलब ये हो गया कि हम जो कुछ सोचते हैं, जो हमारा एम है, जिसको हम विचार मतलब होता है ना, हम लोग थॉट जो होता है, जो मतलब जो हमने सोचा था लिखते वक्त, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब संविधान सभा जो सोच के लिखी होगी वही क्या है? उद्देशिका में लिखा गया। ठीक, तो के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? के.एम. मुंशी ने ये कहा उद्देश्य क्या? हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के जन्म कुंडली। जन्म कुंडली का मतलब यह है कि आखिर ये जो चीजें हैं, चाहे प्रभुत्व संपन्न हो, चाहे लोकतांत्रिक हो, चाहे गणराज्य हो, ये जो शब्द हो रहा है इसी के माध्यम से मिलता है। फिर क्या है? प्रस्तावना, प्रस्तावना कहिए, उद्देशिका कहिए, प्रियम्बल कहिए, कुछ भी कहिए, बात मतलब एक ही। जैसे आपका नाम होगा, कोई बाबू कहता होगा, कोई भैया कहता होगा, कोई आपका नाम लेकर पुकारता, कोई बेटा कहता होगा, तो होते तो आप ही हैं। उसी प्रकार से चाहे उद्देशिका कहिए, चाहे प्रस्तावना कहिए, चाहे प्रियम्बल कहिए, चाहे जो भी कहिए, ये सब बात एक ही है। ठीक, एक केस आता है, क्या नाम है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्या? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में स्वीकार किया गया क्या? संविधान का भाग है उद्देश्य क्या? वास्तव में हुआ क्या था? पहले शुरुआती कुछ केस होते हैं, जैसे गोलकनाथ केस होता है और शंकरी प्रसाद केस होता है, फिर बेरुबारी केस होता है, कई केस है। यदि बेरुबारी केस है ना नीचे, इसमें ऐसे कुछ था कि जिसमें ये कहा गया ये उद्देश्य का चूंकि अलग से लिखा गया है, संविधान के ऊपरी पृष्ठ पे उद्देश्य का लिखा गया, ये माना जाता था ये संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती विवाद हुआ 1973 में, इसमें क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत तहत क्या कहा कि ये उद्देश्य जो है संविधान का भाग है। और ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो बेरुबारी वाद आता है 1960 में, इसमें उन्होंने कहा था ये संविधान का अंग नहीं। पूछा गया प्रश्न, आखिर कब संविधान का अंग स्वीकार किया गया और कब संविधान का अंग नहीं माना गया। आगे चलते हैं।
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य एक होता है, कब आया 1967 में। उद्देशिका को क्या कहा गया, संविधान की मूल आत्मा कहा गया क्या, पहली बार इसने मना किया था, लेकिन पहली बार जो है गोलकनाथ के बाद में इनका नहीं, जो हमारी उद्देशिका है क्या है, ये हमारी आत्मा है, हमारे संविधान की क्या है, मूल आत्मा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। एक केस आता है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, एक जो केस आता है इसमें कब का है, 1994 का है। उच्चतम न्यायालय ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया, क्या कहा, उद्देश्य क्या हमारे संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्ष्य। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि संविधान का भाग है भी है। अभी 73 में क्या कहा है, 73 केशवानंद केस में न्यायालय ने कहा ये हमारे संविधान का भाग है। फिर कह रहा है इस केस में क्या है, मुंबई केस में कह रहे पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण। इसका मतलब क्या है, पंथ निरपेक्षता मतलब क्या समझा रखा है हमने, कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, ये इसका क्या है, मूल लक्षण है। इसलिए कोई राज्य सरकार है या कोई ये नहीं कह सकता हम हिंदू धर्म के हैं या मुस्लिम धर्म के हैं, बौद्ध धर्म, कोई नहीं कह सकता, कहेगा उसको पीटेगा बहुत तेजी से, सुप्रीम कोर्ट बहुत लताड़ेगा। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं, न्याय योग्य का मतलब ये हो गया अगर किसी ने आपका इसका वायलेशन किया, उद्देशिका में जो दिए गए शब्द है किसी ने वायलेशन किया, आप उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। इसका क्या मतलब, क्या आप जानते होंगे जैसे आप फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, क्या तो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उस पर आपका कोई उल्लंघन कर देता है जो राइट्स दिए गए हैं, आप उसके खिलाफ तुरंत क्या करते हैं, अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 32 तहत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 तहत हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन उद्देशिका से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें न्यायालय में नहीं जा सकते इसके खिलाफ। फिर ध्यान दीजिएगा, इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता पूछा गया है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, 5 प्रकार की है। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर इसमें क्या, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। एक दोस्त होता, एक शब्द है समता, दूसरी है समानता। मैं समझाता हूं समता और समानता में अंतर क्या, एक सेकंड। समता अक्सर लोग बोल देते एक ही शब्द, जिनको नहीं समझ इतना अच्छा तो बोल देंगे, बट एक होता है समता, दूसरा है समानता। दोनों बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं और आपके पास 5 कैंडिडेट हैं, इतने लोग, कौन, ए बी सी डी ई एफ। यहां भी आपके पास 10 रुपए हैं और यहां भी आपके पास 5 कैंडिडेट हैं, कितने हुए, 4 5। अब क्या समानता में क्या होगा, आपने 2 रुपए इनको दिया, 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 यानी आपने सबको समान रूप से दे दिया। समता में क्या होता है, मान लीजिए ये इनका नाम में था, इनको 5 रुपए की जरूरत, आपने इनको 5 रुपए दे दिया। इनको क्या था, इनका नाम बी था, इनको 1 पैसे की जरूरत नहीं थी, इसको 0 दिया, कुछ नहीं दिया। ए नाम कौन थे, या ये मान लीजिए कोई सी थे, सी को मान लीजिए 2 रुपए का आवश्यकता थे, आप इनको 2 रुपए दे दिए। ठीक, अब ये जो थे मान लीजिए ए सी डी को मान लो अपने 1.5 रुपए दे दिया और इनको 8 आना, यानी जिनको जितनी आवश्यकता थी आपने उसको वैसी ही सुविधाएं या आवश्यकताएं प्रदान किया। समता मूल कॉन्सेप्ट ये होता है दोस्तों कि जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उस चीजों को उपलब्ध कराना ही समता होती है। समानता का मतलब ये होता है सभी को समान रूप से वितरण करना। वास्तविक रूप से अगर समता का मूल लक्ष्य समानता ही होता है, पर समता एक माध्यम है, समानता एक लक्ष्य है। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपके गांव में राशन कार्ड मिलता है, राशन कोटे मिलते हो, आप लोग लेने जाते होंगे, लेते होंगे, तुरंत भेज देते होंगे। वो क्यों दिया जाता है, वो उसी को दिया जाता है जो समाज के गरीब वर्ग है। सबको तो दिया नहीं जाता, राशन सबको दिया नहीं जाता, उसी को दिया जाता है जो समाज का गरीब वर्ग है। लेकिन पाने, हालांकि भ्रष्टाचार की वजह से जो बन गया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट आमतौर पर उसी को दिया जाता है जो समाज का निम्न तबका है। ठीक दोस्तों, इसलिए क्यों दिया जाता है, सबको नहीं दिया जाता। तो कुछ ऐसे फैमिली हो जिसके लाखों इनकम होगा, करोड़ों इनकम होंगे, उनको नहीं दिया जाता, पर उनकी ना हो सकता है, उनको नहीं दिया जाता। उनको हो सकता है जो उसमें भी देखेंगे, कुछ को 0 रुपए में दिया जाता है, कुछ को पैसा लिया जाता है। जो एपीएल या अंत्योदय वाले होते हैं, सॉरी जो अंत्योदय वाले होते हैं, उनसे पैसा नहीं लिया जाता, 2 रुपए 1 रुपए किलो दिया जाता है। जो बीपीएल वाले उनसे कुछ पैसा लिया जाता है। तो इसी आधार पर आप देख सकते हैं ऐसा इस समता का अंतर है। यह प्रस्तावना संविधान की आत्मा है कहा जाता है, और बी आर अम्बेडकर ने यह कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। ध्यान देना, संविधान की आत्मा का शब्द 2 स्थान प्रयोग किया गया है।
संविधान की आत्मा, उद्देशिका को भी कहा जाता है। और भीमराव अम्बेडकर जिन्हों जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में ये कहा गया है, अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप डायरेक्टली उसके खिलाफ कहा जा सकता है